नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने मैक्स वेबर की जीवनी को देखा था। आज हम मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए उनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को देखेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में हमें जो चीज़ें बताई उनमें हम देखेंगे उनका उद्देश्य, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया की विशेषताएं, सामाजिक क्रिया के प्रकार और सामाजिक क्रिया की आलोचना। सामाजिक क्रिया की जहाँ हम बात कर रहे हैं, हम सामाजिक क्रिया के उद्देश्य में हम चीज़ों को देखना चाहते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक क्रिया क्या है, हमारी सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या है और सामाजिक क्रिया के प्रकार क्या क्या हैं। हम सामाजिक क्रिया को पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व हमें जो जानना है वह है कि क्रिया और व्यवहार के मध्य क्या भेद है। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है और इन अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। किसी भी क्रिया को करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति या कर्ता होने चाहिए। वे किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति साधन भी जुटाता है तथा प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यदि हम देखें तो हर क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, केवल वे ही क्रियाएं सामाजिक हैं जो अर्थपूर्ण होती हैं। और उस आधार पर हम सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे कि वेबर ने अपने अध्ययन में सामाजिक क्रियाओं को ही महत्वपूर्ण माना है और वेबर ने अपने इस सिद्धांत को अपनी महान पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में समझाया है और वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अपने चिंतन का मूल आधार बनाया है। वेबर के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में निरंतर किसी न किसी प्रकार की क्रिया करता रहता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के संपादन में कर्ता को महत्वपूर्ण इकाई मानना है और कर्ता जब किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो वह क्रिया है। इससे हम ये मान रहे हैं क्रिया में कर्ता का महत्वपूर्ण स्थान है। और जहाँ तक हम वेबर की बात करें तो वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। वेबर ये मानते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि सामाजिक क्रिया गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया के द्वारा ही हम सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। वेबर समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को विशिष्ट स्थान पर रखते हैं और
उनके अनुसार जो सामाजिक क्रिया की परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार दी गई है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण ये क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इस परिभाषा से हम क्या समझ रहे हैं? इस परिभाषा से हम यह समझ रहे हैं कि किसी भी क्रिया के सामाजिक कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगा रहे हैं हम उसको जानें। कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं होती है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। और उसे अगर हम एक लाइन के रूप में समझने का प्रयास करें तो हमारा व्यवहार अर्थात हम जो गतिविधि कर रहे हैं प्लस कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ और उसका जो अर्थ लगाया जा रहा है वह सामाजिक क्रिया कहलाता है। इस तरह से सामाजिक क्रिया को हमने अर्थ के रूप में समझा कि हम उस अर्थ को समझकर ये जान पाए कि हमारी सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु हम कर्ता को प्रभावित करते हुए व्यवहार कर रहे हैं, तो वह क्रिया हमारी सामाजिक क्रिया कहलाती है। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक क्रिया की विशेषताएं क्या क्या हैं। यदि हम इसकी परिभाषा को देखें तो हमें इसकी विशेषताएं भी समझ में आएंगी और उनमें सबसे पहली विशेषता है कि सामाजिक क्रिया दूसरे के प्रति उन्मुख हो। वेबर लिखते हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरों के संभावित भूत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहारों की ओर उन्मुख हो सकती है। आपका कहना है कि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, वे आपस में एक दूसरे के व्यवहार को भी प्रभावित करें। इसका मतलब हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं वह कार्य या तो हमारा पिछले व्यवहार से प्रभावित हो या अभी हम किसी से प्रभावित होकर कर रहे हैं या हम आने वाले किसी कार्य के लिए प्रभावित होकर कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार हमारा सामाजिक होगा। और इसे मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी है भूतकाल में और जिसका बदला लेना है और उसके लिए अपने दुश्मन से मारपीट करते हैं, तो यह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे साथ पूर्व में घटना घटित हुई और उसका हमें बदला लेना है, इसलिए हम अब वह कार्य कर रहे हैं, तो यह क्रिया हमारी सामाजिक हुई। और यदि हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षक की भावी क्रिया के द्वारा प्रभावित होते हैं, तो वह भी सामाजिक क्रिया है। इसका मतलब
जब भी हम किसी के द्वारा प्रभावित होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो वह क्रिया हमारी सामाजिक क्रिया कहलाती है। आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे कि हमारी सामाजिक क्रिया हमारे भूत, वर्तमान, भविष्य किसी से भी प्रभावित हो सकती है। इसकी दूसरी विशेषता है प्रत्येक क्रिया सामाजिक नहीं। वेबर कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहाँ तक कि बाह्य क्रिया, यदि पूर्ण रूप से जड़ या निर्जीव वस्तुओं के प्रति उन्मुख है तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है। इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जो क्रिया हम कर रहे हैं, वह अगर जड़ वस्तुओं के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ है, जैसे कि यदि हम मंदिर में बैठकर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, ईश्वर की मूर्ति जड़ है और हमारी उस प्रार्थना से उस मूर्ति पर प्रभाव नहीं हो रहा है, तो वह एकांत में यदि हमने प्रार्थना की तो वह प्रार्थना भी हमारी सामाजिक क्रिया नहीं होकर केवल क्रिया है। और यदि इसके स्थान पर हमारे द्वारा जो पूजा अर्चना की जा रही है, यदि कोई पंडित श्लोक का उच्चारण कर रहा है और उस उच्चारण के साथ साथ हमें आहुति देने को कहता है या पूजा करवा रहा है, तो वह क्रिया हमारी सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि पंडित से हम प्रभावित होकर वह कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य सामाजिक नहीं होता जब तक कि वह किसी दूसरे के द्वारा प्रभावित न हो रहा हो। तीसरी बात है, प्रत्येक प्रकार का मानवीय संपर्क सामाजिक नहीं है। मैक्स वेबर ने लिखा है, मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक कहलाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार अर्थपूर्ण तरीके से दूसरों के व्यवहार के प्रति उन्मुख हो। इसका मतलब हमारा जब किसी प्राणी से संपर्क होता है और वह संपर्क होने से वह दूसरा भी हमसे प्रभावित हो रहा है, तो वह व्यवहार हमारा सामाजिक होगा, वह व्यवहार हमारी सामाजिक क्रिया होगी, अन्यथा नहीं। इसके उदाहरण के रूप में हम आपको स्पष्ट करेंगे कि जैसे मान लीजिए दो साइकिल सवार आमने सामने से आते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराना उनका संपर्क हुआ, टकराकर वे दोनों गिर जाते हैं। गिरने के बाद चुपचाप उठते हैं और अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन यह सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि संपर्क होने के बावजूद भी उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी कहा नहीं, प्रभावित नहीं हुए। अगर इसके स्थान पर टकराकर गिरने के पश्चात उन दोनों के बीच गाली गलौज, मारपीट होने लगती, तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती, क्योंकि वहाँ संपर्क ने उनको प्रभावित किया है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वह सामाजिक क्रिया बनी। चौथा इसकी जो विशेषता है वह है अनुकरणात्मक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। वेबर अपनी पुस्तक में पूर्णतः स्पष्ट लिखते हैं कि केवल इससे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण मात्र सामाजिक क्रिया नहीं हो सकता जब तक कि वह अन्य व्यक्ति जिसका कि अनुकरण किया जा रहा है कि क्रिया से अर्थपूर्ण संबंध न रखता हो। इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर किसी का अनुकरण कर रहे हैं और अनुकरण हम जिसका कर रहे हैं
उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह हमारी क्रिया सामाजिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक नदी में कई लोग तैर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर तैरना सीख रहा है, जिसका प्रभाव उस ए व्यक्ति पर नहीं पड़ रहा है, जिसे कि देखकर सीखा जा रहा है, तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि तैराकी सिखाने वाला प्रशिक्षक है और प्रशिक्षक को देखकर तैराकी सीखी जा रही है, तो वह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं। कई बार हम किसी को देखकर अनुकरण करके क्रिया करते हैं, लेकिन वह अनुकरणात्मक क्रिया दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, तो वह सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती। इस तरह से हमने आज सामाजिक क्रिया का अर्थ और सामाजिक क्रिया की विशेषताओं को देखा। अब हम अपने अगले व्याख्यान में इसके प्रकार और इसकी आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।